फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट सेक्शन का पार्ट 1 करेंगे। इसमें क्या रहेगा, अभी इस बार इन्वायरमेंट सेक्शन में हमारे टोटल 8 आर्टिकल्स हैं, जिसको हम लोग डिफरेंट करके पढ़ेंगे। कैसे इनको डिवीजन होगा ये भी हम लोग देखेंगे अभी। चलो पहले आर्टिकल्स देखते हैं। हमारा सबसे पहला होगा ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा जो कि है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। देन आफ्टर इसके बाद हम करेंगे अपना मैनग्रोव कंजर्वेशन। एंड फोर्थ आर्टिकल हमारा रहेगा ग्लोबल ब्लीचिंग। एंड फिफ्थ आर्टिकल जो इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे वो आएगा हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फॉरेस्ट IAF। अब एक एक करके गो थ्रू करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। इस बार मैं थोड़ा इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूंगा, क्या इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एज साथ में पढ़ने के साथ साथ कैसे हम इसमें थोड़े अच्छे से उसको ब्रीफली समझें वो भी मैं इसमें कोशिश करूंगा। ओके, तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आपको चाहिए फीडबैक देना होगा मुझे, वो भी मुझे आप दे सकते हो। साथ में इसमें अगर आपको कोई डिफरेंट तरीके से समझाना है, चीज़ इंक्लूड करनी है, आप मुझे बताओ कि मैं उसमें कैसे इंक्लूड करूँ, वो भी मैं कोशिश करूँगा। ओके, सो फर्स्ट आता है हमारा एनवायरनमेंट का ट्रेडिशनल नॉलेज इन इंडिया। अब ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिया में क्या है कि जो बोला गया, जो रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, वीपो याद रखेंगे हम, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने अडॉप्ट किया है। क्या अडॉप्ट किया है? ट्रीटी बनाई है एक। अभी जो ट्रीटी है किसके बेसिस पे? ये है हमारी ट्रीटी जो इंटेलेक्चुअल, देखते चलो इधर हम लिखते हैं ट्रीटी किस बेसिस पे। ट्रीटी होगी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिर हमारा जेनेटिक रिसोर्सेस, देन आता हमारा एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज अभी जो की टर्म्स हैं इनको अभी आपको याद रखना होगा। इसमें सबसे मेन की टर्म क्या होगा हमारा, जो होगा वो रहेगा हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेस। ये दो कीवर्ड रहेंगे, शॉर्टकट रहेंगे, जिनको याद करना होगा GR एंड आपका TK के फॉर्म में। सेम वीपो का भी हमें WIPO के फॉर्म में याद रखना होगा। आप देखते हैं ट्रीटी में है क्या, जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते क्या हैं, GR क्या है? बोला गया है कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंटेन होते हैं किसी मेडिसिनल प्लांट में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में या फिर एनिमल ब्रीड्स में। रिसोर्सेज दैट आर कंटेन्ड इन मेडिसिनल प्लांट्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एनिमल ब्रीड्स, ऐसे रिसोर्सेज। अभी क्यों है तो इनको भी GR क्यों बोला गया, क्योंकि जेनेटिक रिसोर्सेज ही क्यों बोला है? बोला कि जो GR होते हैं themselves cannot be directly protected as intellectual property। जो GR है, हम GR को डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। GR इज नॉट डायरेक्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम लोग GR से, जस्ट मैं आपको इसमें एड ऑन करता हूँ एक चीज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, तो अब इसको मैं समझाता हूँ इसमें हम लोग क्या करना होगा। अभी मैं इसको आपको एक एक टर्म से समझाता हूँ। GR में क्या होगा बेसिकली, अब जो GR आया, GR का मतलब क्या, इसमें लोग GR को देखते हैं अगर, तो आपका बोलेगा GR रिसोर्सेज दैट आर कंटेंट इन मेडिकल प्लांट्स, एनिमल क्रॉप्स एंड एनिमल ब्रीड्स। अब बोलेगा जो GR है themselves cannot display डायरेक्टली प्रोटेक्टेड एज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इसको GR को हम लोग एज, अगर हम लोग बोले कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी की, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो हम इसको इस बेसिस पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हम किसी को डायरेक्टली, किसी अगर कोई प्लांट है, रिसोर्सेज है, उसको कुछ जेनेटिक मटेरियल है कोई उसके अंदर खूब भी, तो हम उसको डायरेक्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते। लेकिन इन प्लांट से, इसका एग्जांपल मान के चलते, कोई नीम ट्री है, नीम ट्री है, उसको हम डायरेक्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी की नहीं मानेंगे। लेकिन नीम ट्री से कुछ इन्वेंशन करके कुछ हम लोग अगर मेडिसिन बनाते हैं, कुछ मेडिसिन बनाते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगा। ये बोला गया है कि बोला GR को themselves cannot be directly protected as intellectual property, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। लेकिन बोला कि जो इन्वेंशन हो इनसे किया गया उनको प्रोटेक्ट कर सकते थ्रू ए पेटेंट। अभी मेडिसिन बन गई, तो इसको मेडिसिन जो बनी इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे मेडिसिन को, तो हम लोग देखते हैं वो जो हमारा मेडिसिन होगा प्रोटेक्ट होगा, वो होगा हमारा
लाइक अब जो मेडिसिन ये कैसे प्रोटेक्ट की जाएगी, ये थ्रू पेटेंट, ये पेटेंट के थ्रू इसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो जीआर टैग में क्या होगा, जीआर टैग्स होंगे जो उसमें हमेशा एक हमारा पेटेंट होगा, जीआर टैग्स में हमेशा एक पेटेंट होगा। ये हो गया हमारा जीआर का टॉपिक, जीआर हो गया। अब जीआर के बाद आता हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज है क्या, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया। ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोग देखते हैं तो बोलेगा ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्ड बाय एन इंडिजीनियस कम्युनिटी। अब किसी कम्युनिटी के द्वारा कोई नॉलेज हो उस पे, ऑफ्टन रिलेटेड टू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक एग्रीकल्चर। अब इस ट्रेडिशनल नॉलेज क्या हुआ कि कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी पे क्या है, कुछ ज्ञान होगा। ओके, अब ज्ञान किस तरीके से होता है, कोई ज्ञान होगा इन पे, ज्ञान हो गया हमारा लाइक चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज हो, चाहे वो हमारी इकोलॉजिकल नॉलेज हो, या फिर वो मेडिसिनल नॉलेज हो। अगर किसी पे इस तरीके से नॉलेज है, साइंटिफिक है, इकोलॉजिकल है, मेडिसिनल नॉलेज है, तो ये हमेशा किस में आएगा, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर आएगा। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है मतलब इसको लोग बोल सकते हैं किसी एक कम्युनिटी का ज्ञान, किसी कम्युनिटी पे जो ज्ञान है उसको हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज में ले जाएंगे। अब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसका सिग्निफिकेंट क्या है, ये हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। ट्रेडिशनल नॉलेज हमेशा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करता है। साथ साथ में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है डिपेंड्स, जो 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो हमेशा ट्रेडिशनल मेडिसिन पे डिपेंड होती है एज ए प्राइमरी हेल्थ केयर, जो WHO ने बोला है। WHO के द्वारा क्या बोला गया कि जो 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो हमेशा डिपेंड होती है ट्रेडिशनल मेडिसिन पे अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। अब जो चैलेंजेस एसोसिएटेड क्या है इंडिया में ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जीआर को रिलेटेड। अब जीआर तो हमें पता चलेगा क्या है, जेनेटिक रिसोर्सेज। अब इसमें जो सबसे पहला हमारा आता है वो आता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्यों आती है, बायोपायरेसी क्यों देखी जाती है इसमें, तो वो लगा है कि बायोपायरेसी इस वजह से आती है कि बहुत बड़ा तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है कि कोई भी है हमारे पास, अब मान लो ये हमारे दोनों सोर्सेज हो गए, इसमें हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। अब इसमें क्या होगा, ये कभी हार्म भी हो सकता है। ओके, अब इसमें क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा इनका, कोई एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है। ठीक है, इनका पेटेंट भी करा सकता है कोई, मान लो दूसरा है वो उसका पेटेंट करा ले, या फिर जो किसी की ट्रेडिशनल नॉलेज या फिर जेनेटिक रिसोर्सेज है इनको क्या कोई कमर्शलाइजेशन मतलब यूज कर ले। ऐसा होता है कि किसी मतलब कोई कम्युनिटी बनाया, उस कम्युनिटी ने खुद अपने जो नॉर्मल हर्ब्स को यूज करके खुद अपनी मेडिसिन बनाई है, फिर उसको कोई पेटेंट करा ले कोई दूसरी कंपनी, या फिर उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन करा ले, या फिर उसका कोई कमर्शलाइजेशन यूज कर ले। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है जो फॉरेन एंटिटीज हैं विदाउट बेनिफिट शेयरिंग, वो उस कम्युनिटी के साथ कोई बेनिफिट शेयर भी नहीं करती हैं, और क्या होता है ना ही जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है उसको कोई रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं मिलता है। बिना रिकॉग्नाइजेशन दी ही उनके जो चीजें हैं उनको वो क्या कमर्शलाइजेशन फॉर्म में यूज कर लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और पेटेंट भी करा लेती हैं। इससे क्या बायोपायरेसी हो जाती है इंडिया में। और इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन द फार्मर्स पे भी इम्पैक्ट होता है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इनएडिक्वेट ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क एंड सफिशिएंट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक एक करके आ रहा है जो हमारा इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स का होता है। जो फार्मर्स है जिन्होंने डेवलप किए स्टेपल फूड क्रॉप्स, अब फार्मर्स स्टेपल फूड क्रॉप्स डेवलप किए थ्रू जनरेशन, जो जनरेशन से वो चीज़ें ग्रो करते हुए आ रहे हैं। सपोज कोई फार्मर कम्युनिटी है, सपोज मैं आपको लेके चलते, एक फार्मर कम्युनिटी है आपके अलग एरिया ऑफ पंजाब में, जो पंजाब की अगर कोई मान के चलो, पंजाब में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, या सबसे ज़्यादा मान के चलता हूँ मैं ओवरऑल फुल इंडिया में सबसे ज़्यादा हैवी वाटर टेबल अच्छा है इधर पे, मतलब सबसे ऊपर है, टॉप वाटर टेबल है। तो क्या होगा इसमें, ऐसा है तो सपोज अब इनके पास अगर ऐसा कंडीशन है तो इनके पास बहुत ही अच्छी कंडीशन की एक राइस डेवलपमेंट होता होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस डेवलपमेंट। अगर मैं लेके चलता हूँ मान के चलता हूँ सुपीरियर, जो सबसे इंडिया में सबसे बेस्ट है, सुपीरियर लेवल का कोई राइस डेवलपमेंट हो रहा है, क्या पे राइस प्रोडक्शन होता है। अभी जो राइस प्रोडक्शन ये अभी तो हो नहीं रहा होगा, लास्ट मान के चलता हूँ लास्ट ऑलमोस्ट 60 ईयर्स से हो रहा होगा। तो इनके जो पूर्वज हैं मतलब कोई दादा से ज़्यादा होंगे, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन एक आदमी से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, ये जनरेशन जनरेशन चलता हो रहा कि दादा ने दिया, फिर दादा ने अपने बेटे को दिया, बेटे ने अपने बेटे को दिया, ये जनरेशन के फार्मर्स के लिए लेगेसी के फॉर्म में बढ़ता जा रहा होगा। लेकिन क्या हुआ जब ऐसा होता है
तो वो जो भी फार्मर है जिन्होंने स्टेपल फूड क्रॉप्स डेवलप किए जनरेशन में हैव नो इफेक्टिव राइट्स ओवर पेटेंट वेराइटीज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इसी क्रॉप्स को कोई आता है इधर पे आके बोल दे कि जो है हमारे क्रॉप्स, इसको वो अपना पेटेंट करवा दे, इसका अपना वो पेटेंट करा ले कोई बाहर की कंपनी आके, तो क्या होगा, जो फार्मर्स है जो इतने जनरेशन से जो 60 ईयर्स इधर पे हैं उनका इस पर बोला कोई भी राइट्स नहीं है कि आप इनको ग्रो ही नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ, इसमें क्या होता है जो फार्मर को इम्पैक्ट करता है उन पे भी। फिर आता है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब जो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का भी बोला, जो हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है उन ट्रेडिशनल नॉलेज को हम कैसे ट्रांसमिट करें अपने यंगर जनरेशन को। तो ऐसा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं जिसमें हम क्या हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हम ट्रांसमिट कर पाए अपने यंगर जनरेशन को, जिससे क्या हो जो हमारा लॉस हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वो कम हो पाए। और जो यंगर जनरेशन है वो क्या अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है, कल्चर चेंज है, तो इसकी वजह से क्या जो मॉडर्न वर्ल्ड में अभी जो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं इसमें हम यंगर जनरेशन को अपने ट्रेडिशनल नॉलेज पहुंचा पाए या फिर ट्रांसमिट कर पाए, ऐसा कोई हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। जिससे क्या होगी जो हमारी यंगर जनरेशन है वो लॉस और इरोजन को कोप अप कर पाए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इनएडिक्वेट ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क, कि बोला कि हमारे पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जो काम करे इधर पे एज ए लाइक लेवल ऑफ, हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो प्रिवेंट कर पाए मिस अप्रोप्रिएशन और इंश्योर कर पाए बेनिफिट शेयरिंग, कि कोई जो कम्युनिटी है उससे जो उन्होंने उसको बिल्डअप किया जो लिया है उससे बेनिफिट शेयर करें। ऐसे कोई हमारे पास ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। ना ही ऐसा है कि कैसे कम्युनिटी है, कोई इंडिजिनियस कम्युनिटी है, कैसे उसको रिकॉग्निशन मिले, इसके लिए कोई हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क है ही नहीं, ये बोला गया। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या हो रहा है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ये क्या होते हैं हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम देयर दैट्स हार्बर जेनेटिक रिसोर्सेज। अब बोला जो हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ हमारे इकोसिस्टम होते हैं, इन्हें धीरे धीरे क्या हो रहा है इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड ड्यू टू द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। इसकी वजह से हमारे पास जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का वो बहुत कम है, जिससे ये क्या धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है, ये बोला गया। मेजर्स क्या है जो गवर्नमेंट ली है इसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज को मेजर प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहला हमारा आता है कि इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अब जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है इसको देखता हूँ मैं, क्या है ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। फिर इंडियाज पेटेंट एक्ट, इंडियाज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर एक्ट 2001, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1999, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड यूनेस्को रिकॉग्निशन। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है तो ये क्या है कि बोला जो डिजिटल रिपोजिटरी है टू प्रिवेंट बायोपायरेसी एंड रॉन्गफुल पेटेंट, कि रॉन्गफुल पेटेंट ना हो, बायोपायरेसी ना हो, इसके लिए एक डिजिटल रिपोजिटरी किया गया है, जहाँ पे ये जो बायोपायरेसी ना हो या फिर पेटेंट इसके रॉन्ग ना हो। साथ में बोला गया कि जो इंडिया का एक्ट था हमारा पेटेंट एक्ट था ये अडॉप्ट करता है पीडीआर मैकेनिज्म को, जिससे क्या होता है जो जिसमें हमारा क्या होता है जो डिस्क्लोजर ऑफ जीआर टैग, जो जीआर टैग्स हैं वो इन्वॉल्व हुआ इसमें, साथ साथ में ट्रेडिशनल नॉलेज हो जो इस प्लेनेट में भी है या फिर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जीआर टैग्स हैं और उसमें हम अपना पेटेंट क्लेम कर पाए। इस वजह से बोला गया हमारे पास पीआरडी मैकेनिज्म है जिसमें हमारे जो जीआर टैग्स हैं वो भी इन्वॉल्व है, साथ साथ ट्रेडिशनल नॉलेज भी इसमें इन्वॉल्व है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट ऑफ 2001, इसमें के जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रीडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कहते हैं टू राइट टू प्लांट वेराइटीज एक्नॉलेजिंग देयर रोल्स इन द कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट। जो इनके प्लांट्स के राइट्स फार्मर है फार्मर्स को पता है कि कौन प्लांट कैसे काम करता है, और जो ब्रीडर्स उन्हें भी पता है कि कौन प्लांट्स कैसे काम करता है, तो उस प्लांट का कैसे कंजर्वेशन हो रहा है, कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो सब जब इन पे नॉलेज होता है तो बोला गया इन पे इनके हम लोग राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे मतलब इनका ऐसा ना हो कि आपने वो चीज़ चुरा के किसी और कोई और यूज़ कर रहा है फिर अपना बताया, ये ना हो इस केस में। तो ये फार्मर के राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ये बोला ये कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ होता है। ये बोला कि इसमें एक फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बेनिफिट्स का, अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज। जब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और नॉलेज का यूज होता है तो इससे जो बेनिफिट है उसको इक्विटेबल शेयर करना चाहिए, ये बोला गया।
फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 2006 है, ये प्रोवाइड करता है कम्युनिटी राइट्स होना चाहिए ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उस पे एक हमारे लिए कम्युनिटी राइट्स होना चाहिए जो प्रोवाइड हो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1999 ये क्या है कि ये गारंटी करता है कि कलेक्टिव राइट्स हो ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज लिंक टू ए रीजन। किसी एक रीजन पे जब कुछ उसकी ट्रेडिशनल नॉलेज हो तो उस पे पूरे कलेक्टिव राइट्स हो उसके, तो ये गारंटी देता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये मेनली डेडिकेट है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल जो मेडिसिन उसको प्रमोशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है हमारी। यूनेस्को रिकॉग्निशन जैसे योगा हो गया एक्सेट्रा, ये रिकॉग्नाइज किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय द यूनेस्को। वे फॉरवर्ड में क्या है कि हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए ऐसे एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम्स को और सेंटर्स को। क्या क्या करना चाहिए हमें, एक तो हमारे पास प्रोग्राम्स होने चाहिए एंड सेंटर्स होने चाहिए। अब ये सेंटर्स कैसे हों, एक्स-सिटू एंड इन-सिटू दोनों हो कंजर्वेशन के फॉर्म में, जिसमें क्या हो प्लांट वेराइटीज हो एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज भी हो जो ट्रांसफर कर पाए इन्हीं प्रैक्टिसेस को, वैरायटी ऑफ जो प्रैक्टिस है जो गुड वेराइटीज है इनको ओवरऑल थ्रू आउट द कंट्रीज को वो ट्रांसफर कर पाए। मतलब ऐसे प्रोग्राम या फिर सेंटर हो जो वेदर चाहे एक्स-सिटू चाहे इन-सिटू कंजर्वेशन से रिलेटेड हो, ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें एज वेल एज प्लांट वेराइटी को भी प्रोटेक्ट करें और ऐसी गुड प्रैक्टिस और वेराइटीज को ओवरऑल कंट्री में इसको ट्रांसफर भी करें। सेटअप करना चाहिए हमें, प्रमोट करना चाहिए हर्बल गार्डन्स को। हर्बल गार्डन्स क्या होते हैं, अभी देखते हैं। हर्बल गार्डन्स होते हैं कि ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हमें प्रमोट करने चाहिए ऐसे लोगों को कि ऐसे बगीचे या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे एरिया डेवलप करें जहाँ पे सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स हो, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज अप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम पे साइंटिफिक रिसर्च कर पाएँ, जिससे हमारे अच्छे लाइक गुड क्वालिटी ऑफ जो मेडिसिनल यूज बेसिस मेडिसिन होती हैं वो बने, हमारे प्लांट्स पे मेडिसिन बने। हमें इंश्योर करना चाहिए एडिक्वेट इनकम को फॉर द कम्युनिटी एक्सपर्ट्स के लिए, कि हमें एडिक्वेट इनकम हो कम्युनिटी एक्सपर्ट्स के लिए और ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, तो हमें ऐसे इनकम के लिए वर्क करना चाहिए। बोला कि नेक्स्ट आता हमारा इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एज द पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ द स्कूल। यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और रिसर्च सेंटर्स में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको एज ए करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए। इनहेंस करना चाहिए हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को, हीलिंग्स आर्ट को इन स्टेट रन हॉस्पिटल। स्टेट रन हॉस्पिटल में हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को, हीलिंग्स आर्ट्स को भी इनहेंस करना चाहिए। रिकॉग्नाइज करनी चाहिए ऐसे लीडर्स और एक्सपर्ट और इनोवेशंस को ट्रेडिशनल नॉलेज के फील्ड में जो प्रोवाइड करें बहुत सारे इंसेंटिव। अब क्या हो, हमें ऐसे इंसेंटिव होना चाहिए जिससे हमारे जो लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनोवेशन कर रहे हैं इसमें वेरियस फील्ड में, उनको ईजिली ज़्यादा डेवलपमेंट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इस पर फोकस करके वर्क कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो ट्रीटी है वो ट्रीटी है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। जो ट्रीटी के बारे में बोला गया, जो ट्रीटी ये अडॉप्ट की गई जब हमारे 150 से ज़्यादा कंट्रीज में कंसेंसस हुआ था, इसमें इसको अडॉप्ट किया गया जिसमें कि इंडिया भी आती है। जो नेगोशिएशन हुआ था इस ट्रीटी का वीपो में वो 2001 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका इनिशिएशन 1999 में ही हो गया था जब कोलंबिया में इसका प्रपोजल रखा गया। जो फर्स्ट ट्रीटी है वो यही है जो इस बार हमारे हो रही है, द फर्स्ट वीपो ट्रीटी। ये इसका मेन इंटरफेस क्या है, ये बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जेनेटिक रिसोर्सेस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये इससे रिलेटेड आती है हमारी जो फर्स्ट ट्रीटी हुई है। इसमें क्या है, प्रोविजंस दिए गए स्पेशली फॉर द इंडिजिनियस पीपल्स एज वेल एज लोकल कम्युनिटी और इंडिजिनियस पीपल के लिए क्या क्या प्रोविजन है वो भी इसमें है। मेंबर्स कौन है इसमें बोला गया, इसमें 3 मेंबर्स, एनी मेंबर स्टेट एट वीपो में बिकम द पार्टी टू दिस ट्रीटी। अब लोग कोई भी अगर है मेंबर जो वीपो का है वो इस ट्रीटी का पार्ट बन सकता है। और ये बोला गया इट विल कम इनटू फोर्स 3 मंथ आफ्टर द रेक्टिफाइड बाय 15 पार्टी। और वो कब जो है जो ये मेंबर है कब ये फोर्स में जाकर वर्क करना चालू करेगा, जब 3 महीने में जब 15 पार्टीज इसको पूरे तरीके से रेटिफाइड कर दें। विद रिगार्ड टू द जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज द ट्रीटी एम्स टू। अब ट्रीटी का मेन एम क्या है वो देखते हैं हम लोग। मेन एम है जो ट्रीटी का वही आता है कि एनहेंस करें एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी लाएं और क्वालिटी ऑफ पेटेंट सिस्टम है वो अच्छा हो। पेटेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, क्वालिटी अच्छी हो और एफिशिएंसी हो। प्रिवेंट करें हम ऐसे पेटेंट्स को जो एरर हो या फिर जिसमें बहुत सारी गलतियां हो, चाहे वो इन्वेंशन से रिलेटेड हो और जो नोवेल ना हो। ओके, ट्रीटी एक्नॉलेज द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एट्स इट्स कमिटमेंट।
अब जो ट्रीटी है इसका ये एक्नॉलेज किसके द्वारा की, जो ट्रीटी है ना ये एक्नॉलेज भी करेगी, ये क्या एक्नॉलेज करेगी, क्या बताएगी कि जो हमारे अनट्रिप हैं और उसके कमिटमेंट है उसको भी ये समझाएगी लोगों को। जो यूनाइटेड नेशनल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल है उनके कमिटमेंट्स को भी सबको एक्सप्लेन करेगी और समझाएगी। अनट्रिप के बारे में क्या, अनट्रिप है जो ये अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली जो 2007 में उसको अडॉप्ट किया गया था। इसका मेन वर्क था कि ये एड्रेस करते हैं ह्यूमन राइट्स को, जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको और उनके राइट्स को कि वो मेंटेन करें, कंट्रोल करें और प्रोटेक्ट करें और अपने डेवलप करें ट्रेडिशनल नॉलेज। तो क्या है जो इंडिजिनस पीपल हैं वो मेंटेन, कंट्रोल, प्रोटेक्ट और डेवलप कर पाए अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज, इसलिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये लीगली नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन होता है, ये इंडिया इसका सपोर्ट करता है रेजोल्यूशन को। ओके, की प्रोविजन क्या है इस ट्रीटी के, की प्रोविजन में आता है हमारा सबसे पहले कि मैंडेटरी पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पीडीआरएस, मैंडेटरी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल, फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम असेंबली, अदर प्रोविजंस भी हैं कुछ इसमें और सिग्निफिकेंस भी आता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा मैंडेटरी पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पीडीआरएस। ये क्या होता है कि पेटेंट एप्लीकेंट मस्ट डिस्क्लोज द कंट्रीज ऑफ ऑरिजिन, द सोर्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, किस कंट्री का वो जेनेटिक रिसोर्स है वो और किस कंट्री में ऑरिजिन हुआ है, तो कंट्री एज वेल एज सोर्स, किस कंट्री में हुआ और कहाँ से उसका डेवलपमेंट हुआ, ऑरिजिन कैसे हुआ, ये इसमें बताना होगा। बोलेगा व्हेन द क्लेम इन्वेंशन इज बेस्ड ऑन थ्री रिसोर्स, दीज रिसोर्सेज, जो क्लेम्ड इन्वेंशन है कि जो हमारा इन्वेंशन हुआ किसके बेसिस पर होगा, ये नहीं रिसोर्स के ऊपर बेस्ड होगा। Applicant must also disclose the indigenous people and local community who provided the traditional knowledge if the patent based on the knowledge। अब मान लो कोई पेटेंट है उस पर कुछ नॉलेज है, उसने बोला कि मेरे पास ये नॉलेज है तो मुझे इसके लिए अप्लाई करना है पेटेंट के लिए, तो उसको क्या है कि जो पेटेंट है जिसकी नॉलेज मिली है उसको उस ट्रेडिशनल जो नॉलेज मिले या फिर जो इंडिजिनस पीपल कम्युनिटी लेवल है जिसने उसको नॉलेज दी है उसके बारे में भी हमें डिस्क्लोज करना होगा कि भाई किस किस कम्युनिटी से या फिर इंडिजिनस पीपल से तुम्हें नॉलेज मिली है जिसको तुम पेटेंट कराना चाहते हो, वो भी हमें एप्लीकेंट को बताना होगा। मैंडेटरी लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी फ्रेमवर्क का नेशनल लेवल है कि ये रेमेडी होगा टू फेयर टू प्रोवाइड पीडीआरएस। अब कोई पीडीआरएस है मतलब किसी ने पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कोई करा रहा है पीडीआरएस लेकिन वो फेल हो गया, तो वो फेल हो गया तो जो फेल हो गया उसको कैसे रेमेडी, उसको कैसे सही कर पाए, उसके लिए कुछ लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी फ्रेमवर्क होंगे नेशनल लेवल पे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट करेंगे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जैसे कि जो डाटाबेस रखेगा जीआर का, एसोसिएट होगा इसमें टेक्निक ट्रेडिशनल नॉलेज का भी, और कंसल्टेशन विद इंडिजिनियस पीपल, इसमें इंडिजिनियस पीपल्स का और लोकल कम्युनिटी का और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं इनका कंसल्टेशन भी इसमें रहेगा। कैसे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को जहाँ पे आपकी पूरी नॉलेज हो, जीआर की ट्रेडिशनल नॉलेज भी हो, जेनेटिक रिसोर्स की नॉलेज हो और जो कम्युनिटी या फिर लोकल कम्युनिटी हैं वो भी इसमें उनकी भी कंसल्टेशन हो कि कैसे ये वर्क करे। ठीक है, असेंबली क्या है कि मेड अप ऑफ वन डेलीगेट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। हर पार्टी के लिए बोला गया कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होनी चाहिए इसमें, या फिर कोई एक ऐसे डेलीगेट होना चाहिए ईच पार्टी में जिसमें असेंबली में जाके इसके लिए काम करे। अदर प्रोविजन क्या है कि बोला गया फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, कोई डेवलपिंग कंट्रीज है उसका पार्टिसिपेशन बढ़े उसके लिए बोला उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना चाहिए। ठीक है, और कंट्रीज इन ट्रांजिशन टू मार्केट इकोनॉमी, या फिर कोई ऐसी कंट्री जो ट्रांजिशन में है कि वो मार्केट इकोनॉमी बन सकती है उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें होना चाहिए, ये बोला गया। फिर हमारा आता है नेक्स्ट इसमें कि सिग्निफिकेंट ऑफ अब नॉन एप्लीकेबल ऑफ द पेटेंट इज फाइल्ड, कोई नॉन एप्लीकेबल ऑन पेटेंट फाइल्ड प्रियर टू द एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ द ट्रीटीज। मतलब कोई भी ऐसा पेटेंट है जो इस एंट्री के पहले ही आ चुका है, जो अभी एंट्री हम करेंगे उसके पहले अगर कोई पेटेंट है तो वो इस ट्रीटी के अंदर नहीं आता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो कि वो परफॉर्म करें बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ विपो, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ विपो होगा वो परफॉर्म करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को भी। सिग्निफिकेंस क्या होता है इस ट्रीटी का, बोला गया कि ये इंक्रीज करेगा ट्रांसपेरेंसी इन द पेटेंट सिस्टम, रिकॉग्निशन और इंक्लूजन होगा, प्रिवेंशन ऑफ मिसप्रपोर्शन होगा। एक एक करके देखते हैं इसमें क्या होगा हमारा। सबसे पहले कि जो ट्रांसपेरेंसी पेटेंट सिस्टम का जो करंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम है इसमें क्या है, जिसको एज पर द
ट्रिप्स बोलते हैं एग्रीमेंट, डू नॉट एडिक्वली प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज इन द पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में ट्रेडिशनल नॉलेज को है वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही जो हमारे एज पर द ट्रिप्स रेजिम है। ओके, रिकॉग्निशन और इंक्लूजन क्या होगा, जो फॉर्मल रिकॉग्निशन होता है कनेक्शन बिटवीन लोकल कम्युनिटी एंड देयर जीआर एंड द टीके विद इन द ग्लोबल आईपी सिस्टम। इसमें बोला गया है कि रिकॉग्निशन करेंगे और कनेक्शन जो कि लोकल कम्युनिटीज के बीच में होता है, उनके जो जीआर और टीके टैग्स होते हैं ग्लोबल लेवल पे उसको भी बनाएंगे और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे आईपी फ्रेमवर्क जो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो, मतलब इसको अच्छे से रिकॉग्निशन मिले, ये भी बनाया जाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मिसप्रपोर्शन क्या होगा कि इसमें मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस होंगे जो ऐड किए जाएंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे जीआरस को और जो ट्रेडिशनल नॉलेज की हैं डिफरेंट कंट्रीज की विदाउट एग्जिस्टिंग डिस्क्लोजर लॉ, कि इनके डिस्क्लोजर लॉ है वो टूटे ना, बिना टूटे हुए कैसे जीआर को प्रोटेक्शन मिले, ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी प्रोटेक्शन मिले किसी कंट्रीज के, उसके लिए कुछ इसमें ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर्स भी बनाए जाएंगे, डिस्क्लोजर के ऑब्लिगेशंस भी होंगे इसमें जो हर किसी को फॉलो करने होंगे। एट प्रेजेंट बोला गया कि ओनली 35 कंट्रीज हैव सम फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर, सिर्फ अभी प्रेजेंट में ओनली 35 कंट्रीज पे ऐसा डिस्क्लोजर है विच इज नॉट मैंडेटरी एंड डू नॉट हैव एनी सैंक्शन इन द प्लेस ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंट। इसका बोला गया ऐसा नहीं कि इसका कोई मैंडेटरी हो या फिर इसमें बोला कि अगर जो नहीं करा उस पर कोई सैंक्शन हो कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऐसा नहीं है इसमें, ये फ्रीली है कि जो लेना चाहता है वो कर सकता है। ये बायोपायरेसी जो होगा हमारा उसको भी क्या खत्म करेगा और इंकरेज करेगा एथिकल इनोवेशन। अब बायोपायरेसी को कैसे खत्म करेगा उसको देखते हैं कि प्रिवेंट करेगा कंपनीज को कि वो एक्सप्लॉइट करें बायोडाइवर्स को और बाय पेटेंटिंग देयर ट्रेडिशनल नॉलेज, कि किसी की ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट करके आप उसके जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आप एक्सप्लॉइट करो। जैसे कि जो इंस्टेंस में देखा गया कि यूएस ने एक पेटेंट किया था कि टर्मरिक को यूज करते हैं वो लोग वुंड हीलिंग के लिए, और बोला कि वो नीम ऑयल को यूज करते हैं जिससे फंगस कम हो, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन वो क्या है, ये जो ये पेटेंट है उनके द्वारा इसको रिवोक कर दिया गया था जब इंडिया ने प्रूव किया कि जो इस ट्रेडिशनल यूज हम लोग इसका ऑलरेडी बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं हल्दी का और नीम ऑयल का, कि हल्दी से हम अपने घाव जल्दी बढ़ते हैं और नीम ऑयल से हम लोग फंगस ना हो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये इसमें जब हम लोगों ने प्रूव किया तो जो ये था इनका यूएस का पेटेंट ये रिवोक हो गया। ठीक है, हम लोग इंकरेज करेंगे एथिकल इनोवेशंस को, प्रमोट करेंगे एंगेजमेंट विद द सोर्स कम्युनिटी ऑफ जीआर एंड ट्रेडिशनल, जो जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज वाली सोर्स कम्युनिटीज होंगी उनके साथ हम लोग एंगेजमेंट करेंगे, प्रमोट करेंगे, फोस्टर करेंगे ऐसे कोलैबोरेशंस को, एनहेंस करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस करेंगे। तो ये हमारा पूरा नॉलेज होता है रिलेटेड टू हमारा जीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, ऐसे ये ज़्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो इज लाइक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन क्या उसको देख, टॉपिक हमारा रहता है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के बेसिस पे। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के बेसिस पे क्या आता है अभी देखते हैं उसको। सबसे पहले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसने रिलीज किया हमारा फोस्टरिंग इफेक्टिव ट्रांजिशन 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमारी आई है रिसेंट में। इस रिपोर्ट में क्या उसको देखते हम कि बोला गया कि ये रिपोर्ट है बेस्ड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये इवेल्युएट करती है 120 कंट्रीज को उनकी एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस के बेसिस पे और जो उनकी सिक्योर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम है उसके बेसिस पे ये इवेल्युएट करती है। जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये फ्रेमवर्क 2024 का जो है ये ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम को, और बोलता है इसमें कुछ मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता है जो अलाउ करते हैं डिसीजन मेकर्स को कि वो कंपेयर कर पाए सभी कंट्रीज के ट्रैक प्रोसेस को। इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 63rd है, जो कि 2023 में 67 था, अभी 63rd है। जो क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट है रीच हो गया ऑलमोस्ट 1.8 ट्रिलियन 2023, जो कि बोला जाता है इसकी जो 2021 में जो ग्रोथ थी, जबकि चाइना और एडवांस इकोनॉमीज के साथ साथ में जो 2001 में इसकी जो ग्रोथ थी उससे ये ऑलमोस्ट 90% इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। टॉप 5 परफॉर्मर्स इसमें स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस आते हैं। और जो हमारी G20 कंट्रीज हैं इसमें से 6 G20 कंट्रीज भी आती हैं जो कि फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना, यूक्रेन, यूएसए है। और इसमें बोला गया कि अभी तक टोटल इसमें 8 कंट्रीज हैं जो नेट जीरो मिशन पे भी पहुंच चुकी हैं इन 2022। इसमें आपका भूटान, कोमोरोस, गैबोन, गुयाना, मेडागास्कर, न्यू पनामा एंड सुरीनेम आता है।
साथ में ये बोला गया जो ऑल्टरनेटिव या फिर जनरेटिव एआई है, इसने क्या किया, इसने इनेबल किया कंट्रीज को कि वो सेव किया उन्होंने ऑलमोस्ट $500 बिलियन एनुअली। हाईवे जो रिपोर्ट्स है ये हाईलाइट करती है कि जो ग्रोइंग अनसर्टेनिटीज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी हो गया, हाईलाइटेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गया, जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो गया, इससे क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा जो ट्रांजिशन मूवमेंट है, एनर्जी ट्रांजिशन मूवमेंट से इसको ये बहुत ज़्यादा हार्म भी करता है। अब एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, इसको देखते हैं। क्या बोला गया, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है जब वो शिफ्ट करते हैं कोई एनर्जी प्रोडक्शन को अवे फ्रॉम द सोर्स दैट रिलीज ए लॉट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। जब कोई ऐसे जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रहा हो, उससे जब उसको धीरे धीरे एनर्जी प्रोडक्शन पे शिफ्ट करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन पे शिफ्ट करते हैं, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे कि बोला गया जो सच एज फॉसिल फ्यूल्स टू दोज दैट रिलीज नो ग्रीन हाउस गैसेस, कि फॉसिल फ्यूल्स को ऐसे यूज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर बाद में कोई ग्रीन हाउस गैस रिलीज ना करे। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है ग्लोबल एनर्जी सेक्टर्स में, टू क्रिएट ए क्लीनर सस्टेनेबल, जिसमें क्या हो वाया एनर्जी मिक्स, जिसमें आप लोग एनर्जी मिक्स करके सस्टेनेबल और क्लीनर एनर्जी बनाए, लॉन्ग टर्म में यूज होती है। इससे क्या होता है, जो हमारा कार्बन एमिशन है वो भी कम होता है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है डिकार्बनाइजेशन की वो भी हमारी फॉलो होती है इसमें। अब जो सिग्निफिकेंस है एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इंडिया का, इसमें बोलेगा कि जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है ये क्या करती है, जॉब क्रिएशन करती है, अचीव करती है क्लाइमेट टारगेट्स लाइक टू रीच नेट जीरो बाय द 2070, इसमें भी हमें हेल्प करेगी। जो इंडिया का स्टेटस है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, बोला गया कि जो फोर्थ आती है ग्लोबली ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, फोर्थ आती है हमारी विंड पावर कैपेसिटी में, और फिफ्थ आती है हमारी सोलर पावर कैपेसिटी में। जो हमारे इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, बोला गया है ये 2014 में 76.37 थी, जबकि अभी जो देखा जाता है 2024 मई में इसमें हमारे 193.58 आ गई है, जिसमें हमारा हाइड्रो भी इंक्लूड है। जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है इंडिया में, बोला गया कि इसका एम है कि हम लोग पहुंच गए नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 5000 गीगावाट बाई 2030 तक हम इतना पहुंच जाएंगे इसमें। और बोला गया कि हम लोग फुलफिल करेंगे एटलीस्ट हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट विया रिन्यूएबल एनर्जी 2030, और 2030 तक कम से कम जो हमारा आधे से ज़्यादा जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही करेंगे, यूज़ करेंगे उसको, ये बोला गया। चैलेंजेस क्या हैं ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन में बोला गया सबसे पहले होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर, जिसमें बोला जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारा एडवांस बैटरीज हो गया फॉर एनर्जी स्टोरेज, नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, ये अभी भी डेवलप हैं या फिर अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिस्पैरिटीज है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है डेवलपिंग नेशंस के द्वारा वो इनसफिशिएंट हो रहा है। चैलेंजेस इसमें आते हैं विथ इन और एंड अक्रॉस कंट्रीज, स्पेशली इन द एनर्जी अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं। क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ये रीच करेगा ऑलमोस्ट 1.8 ट्रिलियन इन 2023, जो कि 90% है ग्रोथ आफ्टर 2021। ठीक है, ये हाईलाइट करता है वाइड गैप्स इन द ट्रांजिशन मूवमेंट, तो ट्रांजिशन मूवमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, ये भी दिखाता है ये। अनसर्टेन सब्सिडीज एंड सप्लाई चेन एंड सब्सिडीज में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटीज हैं, अनसर्टेनिटीज है। ये क्या करता है, साथ में मिलकर हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं और सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंक्रीज होता है, जो क्या करता है रिटर्न में क्या होता है, जो डेवलपर्स हैं डेटरिंग हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है प्रोजेक्ट्स में। जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ट्रेड प्रोटेक्शन भी होता है, जो ग्रोइंग ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये क्रिएट करता है एक हेडविंड फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट करता है। एनर्जी स्टोरेज लिमिटेशंस क्या है, ये इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन होते हैं, ये क्रूशियल होते हैं मैनेज करने के लिए सभी इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को सोर्सेज को भी साथ साथ में इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंट एनर्जी सप्लाई होता रहे। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स क्या होंगे कि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट होंगे हमारे, ये कैपेबल होने चाहिए, इंटेंसिव होने चाहिए, कि जो हमारा अप फ्रंट कॉस्ट है ये हमेशा ज़्यादा ही रहता है देन द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट। तो इसके लिए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंसेंटिव होना चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में निकालने का तो ब्रिज द इन्वेस्टमेंट गैप, जो इन्वेस्टमेंट गैप है उसके लिए ब्रिज की जरूरत है, मतलब बोला कि एक नीड हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की फ्रॉम एडवांस नेशन से, कि हम लोग फैसिलिटेट कर पाए हमारे इक्विटेबल एनर्जी ट्रांजिशंस को इमर्जिंग एंड डेवलपिंग नेशंस में,
हम लोग अनलॉक कर पाए बहुत सारे डोमेस्टिक कैपिटल्स को इमर्जिंग एंड डेवलपिंग नेशंस में भी। जो इम्प्लीमेंटेशन होगा रेगुलेशन ऑफ एडवांस डिकार्बनाइजेशन, इसमें बोला कि हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है कि इंश्योर कर पाए प्रोग्रेस को, कंटिन्यूटी कर पाए हम लोग डिकार्बनाइजेशन प्रोसेस को भी। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है। डिलीवर एनर्जी इक्विटी फॉर द वल्नरेबल हाउस होल्डर्स, तो बोला कि हमें एक सोशल सेफ्टी नेट्स होना चाहिए, बनाना चाहिए, जो कंपनसेटरी मेजर्स हो जिसमें हमारा कैश ट्रांसफर हुआ या फिर जो टेम्परेरी बेसिस इनकम इनिशिएटिव्स हैं टू एलिवेट एनर्जी रिलेटेड कॉस्ट, जो हमारा एनर्जी रिलेटेड कॉस्ट है उसको हम लोग एलिवेट कर पाए, हटा पाए। इसलिए हमें क्या एनर्जी इक्विटी होनी चाहिए हमारे पास। हमें जो R&D एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज भी होनी चाहिए हमें, जिसमें कि न्यू बैटरीज टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ऑफशोर विंड या फिर ग्रीन अमोनिया बेस्ड हाइड्रोजन शिपिंग एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए, जो हमें क्या R&D में या फिर जो नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में हेल्प करें। हमें ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, इसको ग्लोबल पब्लिक गुड्स में यूज करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए हमें ऐसे रोड ब्लॉक्स को, नॉलेज शेयर करनी चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ाना चाहिए, जिसमें हमारा क्या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बैरियर्स हैं वो भी रहे, साथ साथ में जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है एक्सेसिबल टू ऑल रहे। लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, कि जो ग्लोबल कोऑपरेशन है कोऑर्डिनेशन है वो क्रिटिकल है। डोमेस्टिक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी हमें अर्जेंटली चाहिए होते हैं, जिनको हम रिफॉर्म करें और स्ट्रीमलाइन बना सकें, जिससे कि जो फास्ट ट्रैक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे रहें और मतलब फास्ट ट्रैक पे मूव करें, अच्छे से मूव करें, और जो हमारे कैटलाइज प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। ये आता है हमारा इसमें कि हम जो प्लेइंग फील्ड है वो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए उसको बढ़ाना होगा। अब ग्लोबल और इंडिया लेवल पर हम देखते हैं इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं जो फैसिलिटेट करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन को। वो ये है कि अब जो इनिशिएटिव है जो फैसिलिटेट करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन को ग्लोबल लेवल पे, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या था। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो इंक्रीज करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज का एज अ मींस ऑफ ब्रिंगिंग एनर्जी एक्सेस, जिसमें एनर्जी एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो। ओके, नेक्स्ट आता हमारा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम। एक इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी एजेंसी है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो क्या इसका मेन एक्शन क्या होता है कि अचीव करे क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड, की वर्ल्ड वाइड क्लीन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो। फिर एक हमारा पैनल आता है ग्लोबल लेवल पे ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मटेरियल। ये क्या करता है, ये साथ में लाता है सभी डाइवर्स ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को और यूएन बॉडीज को, कि वो सेट कर पाए कॉमन एंड वॉलंटरी प्रिंसिपल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, और इंडिया भी इसके एक मेंबर है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, ये लॉन्च किया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड WEF के द्वारा 2022 में। ये सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो ट्रांजिशन कर पाए टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। इसके लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, CBAM है, ये क्या है, ये लॉन्च हुआ था यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2023 में। ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज है, ये साइन की गई थी 133 कंट्रीज के द्वारा COP28 UAE में। इसका मेन है और ये ट्रिपलिंग द रेट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030 तक जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसके रेट को ट्रिपल कर दें, ये बोला गया। नेक्स्ट आता हमारा इंडिया लेवल पे सबसे पहला हमारा नेशनल सोलर मिशन है। इसका एम है कि स्टेब्लिश करें इंडिया को एज ए ग्लोबल लीडर इन द सोलर एनर्जी और क्रिएट करेंगे ऐसी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को जो प्रमोट करें अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजीज। फिर हमारा था नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। इसका एम है कि हम प्रमोट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया, इसका यूज करना। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका मेन एम है कि एस्टेब्लिश करेंगे नेशनल वाइड इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन नेटवर्क जो फैसिलिटेट करे इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ऐसा बनाएंगे हम इसको। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, इसका मेन एम है कि ये प्रमोट क्या करना होगा हमें कि वो यूज करें बायोफ्यूल्स का, जैसे कि इथेनॉल और बायोडीजल्स का, ये एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ओके, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस क्या है, RPO क्या है, कि एक मैंडेट है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक परचेज बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मस्ट कम फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज। जो कुछ सर्टेन परसेंट होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इनके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इनके द्वारा, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा होने चाहिए। ओके,
जैसे आपको जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक है, जैसा हमारा लेकर चलते हैं, जो हमारा दिल्ली बोर्ड ऑफ हो गया, हमारा बीएससी का हो गया, कि जो इसकी एनर्जी आती है, जो ये सप्लाई करती है एनर्जी, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है इसका कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज से होना चाहिए। इसमें बोला कि इसमें ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किया जाता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये है इस वजह से क्या होता है, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसको यूज़ किया जाता है कि इंडिया में ग्लोबल हब हो इसका प्रोडक्शन के लिए, इसको हम यूज़ करें और एक्सपोर्ट करें ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को ओवरऑल यूज़ करें। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी खत्म होता है। आफ्टर दिस ये दो हमारे वीडियोस कंप्लीट होते हैं, इसका हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, तो वो आता है मैनग्रोव कंजर्वेशन से रिलेटेड। रिसेंटली जो IUCN की रेड लिस्ट है, इसमें मैनग्रोव इकोसिस्टम को इंडिकेट किया गया दैट कि अबाउट 50% ऑफ इट्स इकोसिस्टम एग्जामिन, उसको एग्जामिन किया गया और क्लासीफाई किया गया एज ए वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड के फॉर्म में। जो IUCN की रेड लिस्ट है जिसमें मैनग्रोव है, इसने एक्सेस करता है 36 रीजन अक्रॉस 44 कंट्रीज को एक्सेस करता है। इसमें आते हैं जो मतलब 44 कंट्रीज के ऑलमोस्ट 36 रीजन इसके अंदर आते हैं। इसमें एक्सपर्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में लाइक द ग्लोबल मैनग्रोव एलायंसेस। ओके, इट इज वन ऑफ द बेस्ट हेडलाइन इंडिकेटर फॉर द कनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये जो हेडलाइंस इंडिकेटर है किसका, ये जो कनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क उसके अंदर आता है, एंड द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD इसके अंदर ये आता है। जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है ये साउथ इंडिया में आता है, श्रीलंका, मालदीव्स एंड नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में आता है। एज ए क्रिटिकल एंडेंजर्ड माना गया इसको। ये बोला कि शोड नियरली 20% ऑफ इट्स एड्रेस मैनग्रोव एट ए हाई रिस्क एंड हैव बीन मार्क्ड एज एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकल एंडेंजर्ड। 20% तो इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड माना गया है और या फिर एंडेंजर्ड भी आता है इसके अंदर। इंडिकेट करता है कि कुछ इसके कोलैप्स के सेवरल रिस्क भी हैं। बोले जो 33% ऑफ मैनग्रोव सिस्टम है जो प्लैनेट में, ये मेनली थ्रेटन किसकी वजह से होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा ये इनमें नुकसान होता है। मैनग्रोव एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बोलें तो क्या आता है, जो मैनग्रोव इकोसिस्टम ये कवर करता है ऑलमोस्ट 1500,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, वेस्टर्न टेम्परेट कोस्ट में अराउंड द वर्ल्ड, और कवर करता है अप्रोक्सीमेट 15% ऑफ द वर्ल्ड कोस्ट लाइन, और जो दुनिया की कोस्ट लाइन है उसकी ऑलमोस्ट 15% भी कवर करता है। कार्बन सब्सिक्वेंशियल है कि जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है सब्सिक्वेटर होता है, अप्रोक्सीमेट 11 बिलियन टन ऑफ कार्बन को ये क्या करता है, सब्सिक्वेट करता है, विच इज ऑलमोस्ट 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टोर बाय द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द सेम साइज। ये ऑलमोस्ट 3 गुना होता है जो कि सेम साइज का जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो स्टोर करता हो, उससे ऑलमोस्ट 3 गुना है। प्रोटेक्शन करता है कोस्ट लाइन कैलेमिटीज को, जब हेल्दी मैनग्रोव होता है ये कॉम्पैक्ट सी लेवल, जब आपका सी लेवल बढ़ता है उस समय प्रोटेक्ट भी करता है इनलैंड एरियाज को, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये फ्लड से भी बचाता है जिस रीजन में डेवलप होगा। बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में देखिए जो मैनग्रोव है ये सपोर्ट करता है ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। ओवरऑल बोला जाता है कि 1500 स्पीसीज ऑफ फौना जो डिपेंड होते हैं मैनग्रोव में सर्वाइवल के लिए, और जो 15% आर थ्रेटन विद एक्सटेंशन। इसमें से बोला गया कि जो 15% वो भी थ्रेटन के एक्सटेंशन के थ्रेट पे हैं। थ्रेटन क्या है मैनग्रोव इकोसिस्टम का, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवियर स्टॉर्म्स आ रहा है, सी लेवल राइज होता है, जिससे कहते हैं जो मैनग्रोव है वो हमेशा एक्सटेंशन के रिस्क पे रहता है। डेवलपमेंटेड रिलेटेड एक्टिविटीज, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लाइक डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या करता है, ऑल्टर करता है फ्रेश वाटर्स को और जो सेडिमेंट है फ्लक्सेस को, एंड डैमेज करते हैं मैनग्रोव इकोसिस्टम को। ठीक है, फ्रेश वाटर को ऑल्टर करके उसको ज़्यादा सेडिमेंट इसका फ्लक्स मिक्स करते हैं इसमें, और साथ में क्या होता है जब ये मूव करता है मैनग्रोव सिस्टम में तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उधर पे डिसहार्म क्रिएट करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इकोसिस्टम को हार्मफुल बनाता है। पॉल्यूशन है, जो कंटेमिनेशन आता है सीवेज से, रन ऑफ से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, इंटरटाइडल जोन फिशिंग से, मैराइन और इको कोस्टल टूरिज्म से, इससे क्या होता है जो मैरीन इंडस्ट्री है इम्पैक्ट करती है मैनग्रोव इकोसिस्टम को। अब सबसे इसमें देखते हैं जो एंडोक्राइन डिसरप्शन ऑफ फौना है, रिड्यूस रिप्रोडक्शन रेट्स, इससे क्या होता है इनका जो प्रोडक्शन रेट्स है वो कम हो गया, जो फेमिनाइजेशन हो गया मेल फिश एंड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कंज्यूमिंग मैराइन प्रोड्यूस आर सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द मैनग्रोव इकोसिस्टम। ये कुछ इफेक्ट है मैनग्रोव
पॉल्यूशन के या मैंग्रोव जो इससे अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू द ह्यूमन पॉल्यूशन, उसके कुछ सिम्टम्स है या फिर बोल सकते हैं एग्जांपल्स हैं। सस्टेनेबल फिशिंग, जो लैक ऑफ सस्टेनेबल मेथड है फॉर फिशिंग, जो सस्टेनेबल मेथड होता है फिशिंग को उसको हम लोग यूज ना करके हम लोग जब श्रिम्प फार्मिंग करते हैं, इससे क्या होता है इम्पैक्ट करता जो मैंग्रोव का रेजिलियंस है उसको भी हार्म करता है। इनिशिएटिव क्या है मैंग्रोव कंजर्वेशन के, सबसे पहले जो इंडिया स्टेट हमारा आता है, इसमें सबसे पहला आता है हमारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फिर सेकंड आता है मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शॉर्टलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। एक एक करके देखें। जो हमारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई, इसमें क्या बोलता है कि मैंग्रोव कवर करता है इंडिया का ऑल मैंग्रोव कवर इंडिया में वो इंक्रीज हो गया है बाई 17 स्क्वायर किलोमीटर के एज कम्पेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट की, ये बढ़ा हुआ है। सेकंड जो हमारा मिस्टी ये बताता है कि जो गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, MOEF एंड CC के अंदर आता है। इसका एम है कि इंक्रीज करेगा मैंग्रोव कवर को अलोंग द कोस्टलाइन एंड सॉल्ट पेन लैंड्स। जो सॉल्ट्स के एरिया हैं, जो ऐसे एरिया जहाँ पे सॉल्ट्स का कंजप्शन ज़्यादा है या फिर सॉल्ट डिपोजिशन ज़्यादा है, उस एरिया को कोस्टल लाइन को ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी मैंग्रोव प्लांट। ये प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द लोकल कम्युनिटीज़ जो मैंग्रोव प्लांटेशन को कैरी आउट कराएंगे उनके लिए। साथ साथ में ये कंडक्ट करेंगे अवेयरनेस कैंपेन जिससे पीपल को एजुकेट कर पाएँ अबाउट मैंग्रोव के इम्पोर्टेंस के बारे में और उसके रोल के बारे में, कैसे ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन द मैंग्रोव इकोसिस्टम सेमी इनिशिएटिव। फिर आता है मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन बाय द WWF इंडिया, नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम ऑन द कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोस्टल रीफ्स, ये आता है। तो अभी जो हमारा सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम है, क्या है कि हमें ऐसा एक्वाकल्चर फार्म बनाना चाहिए जो यूज करे सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम्स को। ओके, तो हमें एक्वाकल्चर फार्म का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन जो WWF इंडिया है, इसने एंजॉय किया कि सिटीजन्स द 9 कोस्टल स्टेट्स ऑन द मैंग्रोव कंजर्वेशन की। तो हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स में इसने ज्वाइन कराए सभी सिटीजन्स की, वो मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए आगे आके काम करें। ओके, नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम है जिसमें हम कंजर्वेशन मैनेजमेंट करते हैं मैंग्रोव का एंड कोरल रीफ्स का। इसमें बोला कि हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि एनुअल मैनेजमेंट एक्शन प्लान को फॉर द मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, कि हमें एनुअल प्लान की जरूरत है, मैप की जरूरत है, मैनेजमेंट एक्शन प्लान जो मैंग्रोव कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन क्या है मैंग्रोव ब्रेक थ्रू के अंदर, कि जो UNFCCC है इसने COP27 में जो क्या वो शर्म शेख इजिप्ट में हुआ था बाय द UN हाई लेवल क्लाइमेट कैंपेन चैंपियन एंड द ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये इम्प्रूव प्रोवाइड करेगा एक ऐसा फ्रेमवर्क सभी स्टेक होल्डर्स को जो साथ में काम करेंगे टुवर्ड्स ए टारगेट टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ ओवर 15 मिलियन हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली बाय 2030, मतलब 2030 तक इसको ऑलमोस्ट 15 मिलियन हेक्टेयर तक इसको ये सिक्योर करे। और बोला कि इसमें बोला गया कि $4 बिलियन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस भी इसको दिया गया है। जो कलेक्टिव एक्शन होगा इसका मेन फोकस किस पे होगा कि होल्ड करे मैंग्रोव लॉस, जो मैंग्रोव लॉस है इसको ये कम कर दे, खत्म करे। साथ में कि रिस्टोर करेंगे हॉल्ट ऑफ रिसेंट लॉसेज, जो अभी रिसेंट लॉसेज हैं उसको उस हॉल्ट को रिस्टोर करेंगे। डबल करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली, उसके जो प्रोटेक्शन उसको डबल करेंगे। इंश्योर करेंगे कि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस है सभी एग्जिस्टिंग मैंग्रोव्स के लिए, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी रहे इसमें। वे फॉरवर्ड में अगर हम लोग देखें तो क्या आता है, जो हमारे पास लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स के अकॉर्डिंग आता है वो देखते हैं कि हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए एग्जिस्टिंग लॉ को, लाइक फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA ऑफ 1986 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन लॉ को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सेकंड आता हमारा इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन कैसा हो कि मैंग्रोव रिस्टोरेशन किया जाए, आइडेंटिफाई करने चाहिए ऐसे रीजन्स को जो सुटेबल हो रिस्टोरेशन के लिए और इसमें लोग मैंग्रोव प्लांटिंग कर सके। हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए ग्रीन बेल्ट एंड बफर जोन्स का इन एंड अराउंड द फ्रिंजेस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके फ्रिंजेस उसके किनारों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट और बफर जोन्स बनाने चाहिए जो मेंटेन करें इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द कोर एरिया। जो कोर एरिया उसके मतलब सपोज ये कोई हमारा मैंग्रोव का एरिया है तो इसके आसपास हमारा ग्रीन बेल्ट हो और बफर जोन्स हो जो इसकी स्टेबिलिटी उसको से ज़्यादा वो प्रोटेक्ट कर पाए।
ठीक है, इधर पर ग्रीन बेल्ट हो कि इकोलॉजिकल जोन होंगे तो ये ज़्यादा हार्म नहीं होंगे, क्योंकि सब चीज़ें सबसे पहले इधर से फेस करनी होगी। ओके, इस वजह से बोला हमें रेगुलेशन करना चाहिए वेटलैंड सॉइल एलिवेशंस को, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए हमें बैरियर्स का रिवर्स में कैरी करती है सेडिमेंट्स को, जिससे क्या हो टू कंजर्व द मैंग्रोव हैबिटेट है, जिससे कि जब ये रिवर मूव करती है बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट लेके मूव करती है, तो जो एरिया है मैंग्रोव के एरिया इसको ये वॉश करती हुई जाती है, मूव करती हुई जाती है, और साथ में बहुत इरोड भी करती है, जिससे क्या होता है मैंग्रोव का जो है वो पार्ट वो हार्म होता है ड्यू टू द रिवर सेडिमेंट्स, और साथ में उधर पे जो लॉस ऑफ मैंग्रोव भी देखा जाता है। कनेक्ट करना चाहिए मैंग्रोव फॉरेस्ट को विद टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के साथ साथ भी मैंग्रोव को कनेक्ट करना चाहिए, जो कि इम्प्रूव करेगा कंजर्वेशन एफर्ट्स को। जैसे कि एग्जांपल जो सुंदरबन मैंग्रोव कनेक्ट है टू द सुंदरबन नेशनल पार्क, तो हमें ऐसे करना चाहिए, इसको किसी नेशनल पार्क या फिर टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट से इसको कनेक्ट करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कोर रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन आता है, इसमें बोला कि वैरायटी ऑफ मैंग्रोव्स एट नेशनल एंड सब नेशनल एंड अदर लोअर स्केल्स फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ कस्टम सॉल्यूशन, कि हमें कस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ सभी लोकल एरियाज में। इस वजह से हमें नेशनल लेवल पे, सब नेशनल लेवल पे और अदर स्केल्स पे भी हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए और कोर रिसर्च करना चाहिए। इम्पोर्टेंट मैंग्रोव पैचेस हैं उसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, मैंग्रोव जर्म प्लाज्म प्रिवेंशन सेंटर्स, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, की पॉइंट्स है ये। मैंग्रोव जर्म प्लाज्म प्रिवेंशन सेंटर्स, जिससे क्या हो जो बेटर मैनेजमेंट हो और कंजर्वेशन हो इनका मैंग्रोव्स। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में क्या है कि इन लाइन विद जो यूएन का डिकेड फॉर द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ऑफ 2021 और 2023 है, एज पर दिस वन कि इसके बेसिस पे हमें क्या करना होगा, एज पर द यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यूएन के बेसिस पे, क्योंकि यूएन का जो अभी ये पूरा डिकेड है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को लेके, इस पर हमें क्या करना होगा कि हमें एक ग्लोबल पॉलिटिकल विल होना चाहिए, सब में साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए, जो कि स्ट्रीमलाइन करें ऐसे प्रोजेक्ट को, मेराइन इकोसिस्टम को और मैंग्रोव इकोसिस्टम को इसमें फोकस में रखना चाहिए। ये बोला गया मैंग्रोव से रिलेटेड। तो इस टॉपिक तक हमारे ऑलमोस्ट 3 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी लाइक अवर कोरल ब्लीचिंग। ओके, सो अभी ये जो वीडियोस है हम अभी इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो टिल दैट अगर आपको ये स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स है इनमें भी कैसा आपको थोड़ा चेंजेस आए हों या फिर कुछ फीडबैक आप देना चाहो तो वेरी गुड, आप प्लीज़ इसमें अपना फीडबैक भी दें, जैसा हो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी फीडबैक हो, वी विल एक्सेप्ट इट, और उस पर हम वर्क करेंगे अच्छे से, और आगे से आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डेवलप कर पाएँ, कि हम कोशिश रहेगी हमारी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ environment, that is